सवाल साहिल जी का है जो कह रहे हैं सर मुझे एक किया सेल्टोस 2026 लेनी है। मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, मे बी 1000 किलोमीटर पर मंथ के आसपास रहेगी। ज़्यादातर रनिंग हाईवे पे है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है ही नहीं हमारे यहाँ, और गाड़ी 5 लोगों के साथ लगेज भी रहेगा। जब गाड़ी में ट्रैवल करेंगे लगेज के साथ 5 लोग, यानी फुल लोड पे रहेगी। पेट्रोल इंजन इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उसमें ना पावर है ना माइलेज। देखो, जिसको डीजल के पावर की आदत लग गई ना, पेट्रोल में जल्दी उसको मज़ा नहीं आता। और साथ ही 15 साल तक ये गाड़ी रखना चाहते हैं। फ्यूल में एथेनॉल फ्यूचर में बढ़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप में दिक्कत आएगी। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट इनके लिए चिंता का विषय है, साथ में उसमें पावर का ना होना और माइलेज का ड्रॉप हो जाना, इसकी वजह से सिर्फ डीजल की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो इनकी रनिंग जितनी है उस हिसाब से इनके लिए पेट्रोल गाड़ी ही अच्छी थी। देखो, एक तो होता है थोड़ा सा मन का सेटिस्फैक्शन, अगर थोड़ा सा मन को दबा लोगे तो पैसे अच्छे बचा लोगे। बाकी दूसरा होता है शौक। शौक बड़ी चीज़ है, उसके लिए कितना भी खर्चा हो जाए नहीं चलता है। रही बात फील की, कुछ लोग चाहते हैं कि जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो फील क्यों ना लूँ। हाँ, तो आप फील ले लो। डीजल गाड़ी आपके लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है क्योंकि आपकी रनिंग मोस्टली हाईवे पे है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि 1000 किलोमीटर ही पर मंथ चला रहे हो तो उसकी कीमत आप वसूल नहीं कर पाओगे। डीजल इंजन थोड़े से महंगे होते हैं। आप पेट्रोल गाड़ी कोई भी खरीदोगे और डीजल इंजन उसका डीजल वेरिएंट लोगे तो वो करीब 1-1.5 लाख रुपए, कुछ गाड़ियों में 2-2.5 लाख रुपए तक महंगा होता है। दूसरा, डीजल इंजन का जब आप मेंटेनेंस कराने जाते हो तो उसका मेंटेनेंस भी पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा होता है। जैसे आप ले लो, पेट्रोल की गाड़ी है, उसका 100 रुपये का फ़िल्टर मिलता है, ऑयल फ़िल्टर। मारुति का लो 99 रुपीज़ का आता है ऑयल फ़िल्टर। वहीं डीजल की इंजन होगा, डीजल इंजन का फ़िल्टर होगा तो वो 400 रुपये का आता है, 450 रुपये का। ये किया कैरेंस खड़ी है, इसका 450 रुपये का है। इनोवा का और भी ज़्यादा महंगा है। साथ में डीजल फ़िल्टर ये बहुत महंगे आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के डीजल फ़िल्टर आते हैं। डीजल इंजन के इंजेक्टर्स अगर रिपेयर कराने पड़ गए तो आपका मोटा खर्चा जाता है, जबकि पेट्रोल में इतना नहीं जाता है। डीजल इंजन के इंजेक्टर में जल्दी प्रॉब्लम आती है, पेट्रोल में बाद में आती है। डीजल इंजन में बाकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, और वो मेंटेनेंस को कवर कैसे किया जाता है? माइलेज से। डीजल इंजन माइलेज ज़्यादा देता है। जिनकी इतनी रनिंग है कि वो चला के उसको कवर कर ले रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी रनिंग थोड़ी सी कम है तो आप उसको इतना वसूल नहीं कर पाओगे। हाँ, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका हाईवे पे रनिंग है। डीपीएफ के रीजनरेशन के लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, वो तसल्ली से बैठ के देख लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पेट्रोल में मिलावट और ज़्यादा हो जाए एथेनॉल की। अभी E20 तो चल ही रहा है, E30 की बात भी आ गई है, अभी आ जाएगा। फ्यूचर में जो गाड़ियाँ आएंगी वो इससे एडवांस आएंगी क्योंकि अभी E20 चल रहा है। कायदा तो ये कहता है कि सीधे E80 और E100 वाली गाड़ियाँ आनी चाहिए। स्विच मोड होना चाहिए कि जब आप चाहो ऑटोमेटिक गाड़ी डिटेक्ट करे, जितना एथेनॉल है उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून कर ले, या फिर प्योर पेट्रोल पे भी चलना चाहो तो वो गाड़ी अपने आप को ट्यून कर ले। ट्यून में कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं लगता, जिसको एक अलग से किट लगा के भी गाड़ियों में की जा सकती है, लेकिन हमारे इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा बिजनेस अलग तरीके से चाहते हैं। इंडियन पब्लिक को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेना आसान है। इंडियन पब्लिक प्रैक्टिकल की तरफ कम और शोर शराबे और एडवर्टाइज और हाईफाई इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती है। इंटरनेट पे जो देख लेती है उसी को सच मान लेती है। इसलिए ये कंपनीज क्या करती हैं, पहले 10 लाएंगी, फिर 20 लाएंगी, फिर 30 लाएंगी, फिर 40 लाएंगी। अब इसमें होगा क्या, जो 10 वाले थे अब बेच रहे हैं गाड़ियाँ, नहीं खरीदेंगे। 20 वाले खुश थे, अरे भाई साहब हमारे पास तो E20 है, कभी तो E20 मिल रहा है ना। अब जब 30 आएगा तो यही 20 वाले रोएंगे, अरे यार मैं 20 अब क्या करूं, बेचनी पड़ेगी। फिर वो 30 लेंगे, जब तक वो कंपनी 40 ले आएगी। मतलब एक चेन साइकिल चलता रहेगा और इनका बिजनेस चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से साहिल जी बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। सेल्टोस ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, अच्छी खासी बड़ी गाड़ी और फील भी देती है अच्छा। जब जाओ तो फील ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैसों का मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है पवन ट्रैवल व्लॉग्स ने। सर जी, लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि डीजल व्हीकल को इको मोड और नॉर्मल मोड में चलाने से डीपीएफ में सेम ही इम्पैक्ट रहता है, बट इको मोड में इंजन हायर आरपीएम रिस्ट्रिक्ट करता है, सो फिर लो आरपीएम में डीपीएफ का ज़्यादा इशू नहीं आएगा? क्वेश्चन मार्क। अभी तक लोगों को क्लियर नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। चलो, इनके पास बोलेरो नियो है इसलिए ये पूछना चाहते हैं। देखो जी, लोअर आरपीएम और हायर आरपीएम का कॉन्सेप्ट अभी तक अगर क्लियर नहीं हुआ तो शायद आपने मेरी रीजनरेशन वाली वीडियो नहीं देखी। डीपीएफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो जाके देख लेना। इको मोड एक ईसीएम की ऐसी ट्यूनिंग है, एक ईसीएम की ऐसी सेटिंग है जो इलेक्ट्रॉनिकली उन चीज़ों की ट्यूनिंग बदलता है, जो आपके माइलेज को बढ़ाता है और पावर को थोड़ा सा ड्रॉप करता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं करता कि वो आरपीएम को रिस्ट्रिक्ट कर दे। रिस्ट्रिक्ट कर दे मतलब आपको लगता है कि मैं प्रेशर दबा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन कम आरपीएम उठ रहे हैं, लेकिन वो उस ट्यूनिंग के लिए है। आरपीएम आपके 2000 नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
और आपको क्या 4000 5000 आरपीएम पे ले जाने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो 1500 आरपीएम पे भी आपके डीपीएफ का रीजनरेशन हो जाता है। डीपीएफ रीजनरेशन के लिए भगाने दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने कई लोग देखे जो गाड़ी को बहुत गंदा चला रहे हैं, फिर पूछा तो बोलते हैं मैं तो रीजनरेशन कर रहा था। किसी ने बता दिया भैया रीजनरेशन के लिए बहुत दौड़ानी पड़ती है। कुछ दौड़ाने की जरूरत नहीं, किसी को मार थोड़ी दोगे रीजनरेशन के लिए, अपनी गाड़ी थोड़ी ठोक लोगे कहीं। आप जैसा चलाते हो वैसा चलाओ, कम स्पीड में भी अच्छे से रीजनरेशन कर सकते हो। मैंने डिटेल में वीडियो में समझाया हुआ है, वो जाके आप देख लेना और मन से ये डर निकाल दो कि इको मोड में रीजनरेशन नहीं होगा। इको मोड में भी रीजनरेशन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो हमसे पूछ रहे हैं आयुष सिंह जी। हाय सर, अंडर 10 लाख, एक नंबर स्विफ्ट, दूसरा डिजायर सीएनजी, तीसरा फ्रॉन्क्स, चौथा ऑरा सीएनजी, पांचवा एक्स्टर सीएनजी। ये 5 गाड़ियों के नाम लिखे हैं। हुंडई कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। हंसने वाली एक इमोजी भी बना दी है। हाईवे रन नहीं है, 2 से 4 साल में एक बार विलेज साइड, सिटी में कभी कभी बाहर लोकल चलना पड़ता है। अगर पेट्रोल भी लूँ तो E20 के बाद जो भी फ्यूल आएगा, E27, E30, तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी लूँ, सीएनजी या पेट्रोल? हाईवे रन नहीं है, लोकल में ही गाड़ी चलाओगे, कभी एक बार गांव जाओगे 2-4 साल में एक बार, आपके लिए पेट्रोल गाड़ी ही चलेगी। सीएनजी ठीक है अगर आप अकेले अप डाउन करते हो तो ठीक है, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो सीएनजी की इतनी ज़रूरत ही नहीं है जब गाड़ी ही कम चल रही है। बेवजह 1-1.5 लाख रुपए फंसा के और एक्स्ट्रा सिस्टम लगा के कोई फ़ायदा नहीं, और फिर बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करके। दूसरा आपका कंसर्न ये है पेट्रोल, अभी E20 और E30 तो बिल्कुल हो सकता है अभी आगे बढ़ेगा। इस समय फ़िलहाल में तो गाड़ी लेने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। अब मैं रुकना चाहिए कह रहा हूँ और उधर मार्केट में अफवाह मची है, गाड़ियाँ महंगी होने वाली हैं, जल्दी जिनको गाड़ियाँ लेनी थी वो ले लें, जिनने बुकिंग कराई है वो कह रहे हैं मैं जल्दी उठा लूँ। थोड़ा सा समझदार बनो, जो स्कूल में पढ़ा था उसको समझो। सप्लाई और डिमांड का रूल पढ़ा था ना, आप वो समझ के रखो। मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है वो आपके लिए ही आ रही है कि आपको दिखाई जाए और आप देख के फटाफट गाड़ी ले लें, क्योंकि गाड़ी महंगी होने वाली है। हर चीज़ के रेट बढ़ गए, मेटल महंगा हो रहा है, एल्युमिनियम, कॉपर, चिप, सब कुछ महंगा हो जाएगा तो गाड़ी भी महंगी हो जाएगी। तो जिनको कल लेनी थी तो वो अभी ले लो, ये आपके लिए न्यूज़ चल रही है। जो समझदार लोग हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। गाड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना आप भूखे मर जाओ, लेकिन हाँ खाना और ज़रूरतें आपकी वो हैं जिनके बिना आप भूखे मर सकते हो। जब इतने क्राइसिस आ जाएंगे कि सब कुछ महंगा हो जाएगा तो आपको क्या लगता है खाना महंगा नहीं होगा? आपको क्या लगता है बाकी ज़रूरत की चीज़ें महंगी नहीं होंगी? प्रायोरिटी आपकी कहाँ होगी, गाड़ी या ये ईएमआई वाला आपको छोड़ देगा? अब चेंजेस आएंगे बहुत सारे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव होंगे, टेक्नोलॉजीज़ का इधर उधर हेरफेर जो पहले था उसको थोड़ा बहुत ठीक किया जाएगा। इन रिजल्ट आपको मार्केट में कुछ अलग तरह की गाड़ियाँ दिख सकती हैं। जो लोग पहले फंस चुके होंगे वो फिर बाद में सर पकड़ के रोएंगे। जो लालच में भागे थे कि यार गाड़ी महंगी ना हो जाए मैं ले लूं, वो बाद में पछताएंगे यार मैंने अभी ले ली, ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी आप न्यूज़ फैला दो नमक महंगा होने वाला है, भाई साहब मार्केट का सारा नमक बिक जाएगा। सब कुछ छोड़ो, आप कह दो ये मिट्टी महंगी नहीं होने वाली, कल को मिट्टी नहीं मिलेगी, लोग मिट्टी खरीद के ले जाएंगे। हमारी इंडिया की पब्लिक ऐसी है ना, उनको पता लग जाए यार ये चीज़ नहीं मिलेगी, ज़रूरत है या नहीं है, वो समेट के रख लेंगे, महंगे दामों पे खरीद लेंगे। ऐसा कितनी बार हुआ है, आपने देखा है। तो थोड़े से आँख कान खुले रखो, जज्बातों में मत बहो। हाँ पैसे रखे हैं आपके पास, डर है कहीं खर्च ना हो जाए, सिल्वर खरीद लो। जब गाड़ी लेनी होगी चांदी बेच के ले लेना। सब कुछ महंगा होगा तो चांदी भी तो महंगी हो जाएगी ना, वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी ना। गाड़ी तो आपकी सस्ती हो जाएगी, जो खरीद लोगे डेप्टेशन हो जाएगा। फिर जो नई वाली गाड़ी आई होगी, मान लो E30 आ गई, E40 आ गई या E80 वाली गाड़ी आ गई, तो कौन पूछेगा आपकी गाड़ी को? चलो बात लंबी हो गई, इनका मेन चीज़ रह गई। देखो आपको हुंडई की गाड़ियाँ पसंद है, हुंडई ऑरा अच्छी गाड़ी है, आप लेना चाहो बढ़िया ले लो। अब ऑरा में आप सीएनजी चुन रहे हो, चलो ठीक है चला लेना। आपको लगता है कि 1-1.5 लाख रुपए आप कर सकते हो तो आप चला सकते हो, कोई ऐसे बुराई नहीं है। पेट्रोल लो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्स्टर सीएनजी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, एक्स्टर सीएनजी का मुझे ज़्यादा फ्यूचर ऐसा दिखता नहीं है। डिज़ायर भी देख सकते हो, और जैसा कि मैंने बताया कुछ दिन रुक के लोगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा है। गाड़ियाँ आपने सभी सही सेलेक्ट की हैं। चलो जी अब लेते हैं अगला सवाल। सर की आईडी का नाम है मेगाट्रॉन्स, 2022 मॉडल का ब्रेजा है, स्मार्ट हाइब्रिड, 45,000 किलोमीटर चला चुके हैं। इनकी डेली रनिंग 70 किलोमीटर से ऊपर है। अब ये चाहते हैं कि क्या ये सही समय होगा मैं अपनी ब्रेजा को बेचकर फिर ब्रेजा ले लूँ, लेकिन सीएनजी वाली, जो अंडर बॉडी आने वाली है सीएनजी वो वाली। देखो सर अभी वो ब्रेजा मार्केट में आई नहीं है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2022 मॉडल आपके पास गाड़ी है, 45,000 ही किलोमीटर चलाई है आपने गाड़ी, तो मैं तो ये कहूँगा अभी सेल करने का सही टाइम नहीं है। अगर आपने पैसे रखे भी हैं तो कुछ दिन रुक के आप सेल करो।
आपकी गाड़ी को कोई डेप्टेशन इतनी गिरी नहीं जा रही है, ऐसा नहीं कि वैल्यू और कम हो जाएगी, आपकी वैल्यू रहेगी। कुछ दिन रुक जाओ, 5-6 महीने, साल भर, तो भी कोई बुराई नहीं है। गाड़ी मार्केट में आ जाएगी, अंडरबूट सीएनजी सक्सेस हो जाएगी, चोक वोक नहीं हो रहा होगा वॉल, तो गाड़ी ले लेना, अलग बात है, वो तो आपके ऊपर है, पैसे हैं जेब में तो अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वाला समय सही है अपग्रेड करने के लिए। चलो अगला सवाल, सुजीत कुमार सिंह जी। हेलो सर, नमस्कार, दिस इज सुजीत कुमार। ये एक 7 सीटर फैमिली कार लेना चाहते हैं कॉर्पोरेट प्लान के थ्रू। रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए पेट्रोल सोच रहा हूँ। मैनुअल स्कॉर्पियो एन, Z4 या तो Z8। बाकी एक डाउट है कि ये स्कॉर्पियो एन का इंजन नया है, तो लॉन्ग टर्म में ये कितना एफिशिएंट एंड रिलायबल होगा से, या इसको कंपेयर करें इसी सेगमेंट में आने वाली 7 सीटर पेट्रोल कार के मुकाबले, तो फिर आप कुछ सजेस्ट कीजिए। एक्स शोरूम प्राइस 15 से 17 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो, स्कॉर्पियो एन पे जा रहे हो, ठीक है। XUV 700 की तरफ भी जा सकते हो, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा सही डिसीजन होगा। स्कॉर्पियो एन में नो डाउट प्रॉब्लम्स आई थी जब से गाड़ी आई थी, कुछ अपडेट्स भी आए हैं, कुछ अपडेट अभी आने भी बाकी हैं। रही बात इंजन की, इंजन जब मार्केट में खुलते हैं तब असलियत समझ में आती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि नए इंजन पे हाथ डालने से थोड़ा सा बच सकते हो आप। लेकिन अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बात। लेकिन अगर आप 700 एक बार देख लो, टेस्ट ड्राइव ले लेना। और अगर कुछ पैसे बढ़ा के इनोवा की तरफ जा सकते हो तो उससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और किया कैरेंस का एक बार टेस्ट ड्राइव लेके ज़रूर देख लेना, अगर फैमिली के लिए सेलेक्ट कर रहे हो तो। जो अभी क्लेविस आई है वो थोड़ा सा और अच्छे लुक में है। तो चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है संदीप शर्मा जी का। भैया अगर मेरा कमेंट रीड करो तो प्लीज़ रिप्लाई करना। चलो जी, रिप्लाई करते हैं आपका। पहले सवाल जान लेते हैं। महिंद्रा XUV 700 डीजल ड्राइव कर रहा हूँ, आपने जो DPF के बारे में बताया ये कैसे पॉसिबल है? XUV 700 का 20 लीटर का टैंक यूरिया का है, 10,000 किलोमीटर हर सर्विस पर 20% आ जाता है। 100% से इतना डिफरेंस कैसे पॉसिबल है? और हर 10,000 की सर्विस पे अप्रॉक्स 16 से 15 लीटर डल जाता है। हाँ जी, ऐसे पॉसिबल है। एक्चुअल में डीजल गाड़ियों में जो DPF लगा, DF डालना पड़ा, जो यूरिया का एक फॉर्म होता है, उसका कंजम्पशन महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, थार में भी ज़्यादा है, 7XO में भी ज़्यादा है, किया में वाकई में कम है, हुंडई में भी कम है। मेरे सामने लाइव है, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखना, पुरानी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, जिसमें मैंने अपने 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, पूरा मीटर दिखाया। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब मुझे जो फिल होके टैंक यूरिया का मिला था, अभी तक मैंने एक भी कोई टॉपअप नहीं कराया, अभी भी हाफ टैंक से थोड़ा सा नीचे आया है। यूरिया का कंजम्पशन उनमें कम है। ये सारी चीज़ें सेटिंग पे और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं। बाकी ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सामने आपके एग्जांपल बैठा हूँ और लाइव दिखाया भी है मैंने। बाकी आपको Q&A कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना मुझे ज़रूर। और अगर पसंद आ रहे हैं, चाहते हो कि सीरीज़ बंद ना हो, तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।